एक भाई गिरीश राज जो हैं उनको उठा लिया गया और दूसरे भाई जो गलापट्टी में एक दुकान है वहाँ से एक भाई को उठा लिया गया और तीसरे भाई जो राजीव रोशन भैया थे उनको शाम को लगभग 5 या 4 बजे के आसपास की गाड़ी से ही जो है डीएवी कॉलेज से ही वहाँ से उठा लिया गया था। उसमें वही दोनों भाई को उठा के प्रतापपुर ले जाके प्रतापपुर जो उनका घर होता था पैतृक गाँव जो उनका है वहाँ पे ले जाके उन्होंने तेजाब से ला के मार दिया और नमक डाल के बोरे में दफना के फेंक दिया गया। लेकिन नंबर जो आया था वो मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का ही नंबर था। अच्छा, उनके ही नंबर से फोन आया था। राजीव भैया के साथ उनकी गवाही होनी थी 19 जून 2014 को और 16 जून 2014 को उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। कहीं कहो तो मकान ले लो लेकिन कम से कम तुम गवाही मत दो। पापा तो नाम भी दिए थे इसमें बीच में उसामा साहब का। उसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं और अभी रघुनाथपुर विधानसभा से। नमस्कार, मैं रिचा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो सिवान विधानसभा क्षेत्र सिवान सदर का अस्पताल रोड है और हमारे पीछे कैमरा पर्सन ने जो बिल्डिंग दिखाई है, बिल्डिंग पे अभी काम चल रहा है। ये बिल्डिंग अपने आप में जंगल राज का एक बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है। जी हाँ, ये वही बिल्डिंग है जहां सिवान में हुआ बहुत चर्चित तेजाब कांड की सूत्रधार रही है बिल्डिंग। वो सारा कांड यहीं से शुरू हुआ था। यही है चंदा बाबू के बेटों की और चंदा बाबू की वो दुकान जहां पर उस वक्त के शहाबुद्दीन जिनसे पूरा शहर खौफ खाता था, उनके जो लोग थे, जो उनके गुंडे थे, यही पहुंचे थे। हमारे पीछे जो बिल्डिंग है और जो दुकान है वो दुकान दिखाइए कैमरामैन, जो अभी फिलहाल शटर डाउन है उस दुकान की। यही वो दुकान है जिस दुकान के लिए पूरा फसाद खड़ा हुआ था। आप हमारे पीछे आइए। और इसी दुकान के लिए पूरा फसाद खड़ा हुआ और अंततः तेजाब कांड जैसा जघन्य अपराध सिवान की पावन भूमि पर घटा। यही वो जगह है, यही वो दुकान है। और चंदा बाबू का परिवार आज किस हाल में है, एक शॉर्ट अपडेट में दे दूं। चंदा बाबू जिनके 4 बेटे थे, चंदा बाबू ने अपने 4 बेटों में से 3 बेटे इसी तेजाब कांड में उन्होंने 2 बेटों को खोया। उनके 2 बेटों को तेजाब से नहलाया गया और तब तक नहलाया गया जब तक उनकी हड्डियां गल नहीं गई। हड्डियां गलने के बाद उन्हें नमक डाल के बोरे में भर के फेंक दिया गया। कुछ लोग कहते हैं भट्टी में, ईंट की आग की भट्टी में डाल दी गई। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्तों के आगे फेंक दिया गया। सब कुछ जानेंगे आगे। तो 2 बेटों का ये हाल हुआ। तीसरा बेटा जो चश्मदीद था उस घटना का, उस बेटे को दीन दहाड़े यहीं सिवान की भूमि पर, सिवान के डीएवी मोड़ के पास दीन दहाड़े उसे गोली मार दी गई। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि चंदा बाबू का एक और बेटा है जो दिव्यांग है और वो जीवित है। और उससे भी बड़ी बात, जो अभी आज के दिन पर वो सिवान में ही मौजूद है और जो हमारे पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है, आसपास के लोगों से हमने पता किया वो अभी इसी बिल्डिंग में रह भी रहे हैं। तो जो तेजाब कांड के सर्वाइवर का एकमात्र जिंदा व्यक्ति जो अभी बचा हुआ है, आज हम कोशिश करते हैं उससे बात करने की और जानते हैं वो दर्दनाक कहानी जिसने सिर्फ बिहार और सिवान नहीं, पूरे देश और इनफैक्ट पूरी दुनिया में अपराध की गिनती में सबसे ऊपर उस अपराध को, उस हत्याकांड को गिना जाता है। अंदर बहुत सारी दुकानें हैं और मेरे लेफ्ट साइड में अभी यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है, दिखाइए। यही वो मेडिकल स्टोर की शॉप थी। आइए एक बार शॉप को भी करीब से दिखाते हैं, जो फिलहाल बंद है इलेक्शन की वजह से। लेकिन यही वो शॉप है, यहीं पर उनके बेटे बैठे थे और क्या एग्जैक्टली हुआ था जिसकी वजह से उनके बेटों के साथ वो दर्दनाक जघन्य अपराध किया गया, जानेंगे आज उनके ही चौथे बेटे से जो अभी आज मौजूद है। और यही वो दुकान है। आप एक बार याद कीजिए वो दौर, आप याद कीजिए वो घटना जो पूरे देश में उस बारे में अगर बात की जाती है तो वो रूह कपा देती है वो घटना। यही है वो दुकान जहां पर, यही वो जगह होगा। आप याद कीजिए वो दौर और आप इमेजिन कीजिए वो घटना। यही वो जगह होगा। कैमरामैन इधर दिखाइए। मुझे लगता है कि क्योंकि यही सेंटर डेस्क है तो यही वो जगह होगा जहां पर उनके बेटे बैठे होंगे और शहाबुद्दीन के गुंडे यहाँ पर पहुंचे होंगे। वसूली फिरौती क्या हुई थी, क्यों वो घटना हुई थी, आज बहुत आपने मीडिया में बहुत सुना होगा, कथाएं बहुत सुनी होंगी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आज हम उनके चौथे बेटे से
आपको सुनाने वाले हैं। फिलहाल एक बार दुकान को देखिए, यही वो दुकान है। चंदा बाबू भी आज जीवित नहीं है। अपने बेटों के न्याय के लिए घूमते रहे, दर दर भटकते रहे, और भटकते भटकते उन्होंने एक दो, अभी उनके बेटे से जानेंगे कब उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन अभी वो इस दुनिया में नहीं है। और बेटों के दर्द में ही, बेटों के हुक में तड़पती रोती बिलखती माँ, वो भी इस दुनिया से चल बसी। तो ये है वो जगह, ये है वो बिल्डिंग, यही है वो दुकानें, और यही है वो जगह जहाँ सब कुछ हुआ, जो सारी घटनाएं हुई। आइए कोशिश करते हैं कि हमें ये जो स्टिक है, स्टिक दिखाइए। ये स्टिक उनके ही बेटे की है, चौथे बेटे की, जो आज जीवित हैं और एकमात्र चंदा बाबू के परिवार के सदस्य बचे हुए हैं, और इसी के सहारे चलते हैं। उनका सारा सहारा छीन लिया गया है। ना उनके पिता हैं, ना उनकी माँ है, और उनके भाइयों के साथ जो हुआ वो आप सुन ही चुके हैं, और अभी सुनेंगे बहुत अच्छे से। आइए। आइए अंदर देखते हैं। और अंदर आते के साथ मेरी जो सबसे पहली नजर पड़ी है, आप कैमरामैन इसको दिखाइए, फोटोज दिखाइए। अब क्योंकि मुझे पता है कि ये चंदा बाबू का परिवार है, ये चंदा बाबू का घर है, तो मैं बता सकती हूँ कि ये चंदा बाबू हैं, ये उनकी पत्नी है। आप विजुअल्स अच्छे से दिखाइए। और ये वो 3 बेटे हैं जो बलि चढ़ा दिए गए। जो तेजाब कांड की बातें होती हैं, ये वो परिवार है जिसने वो युग झेला, वो दर्द झेला, और इस परिवार का एक सदस्य बचते बचाते आज भी है। उनसे बात करते हैं, हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाइए। नमस्कार, वन इंडिया से हैं हम, और पता करते करते पता चला आप हैं परिवार में, तो हमको जान के बहुत खुशी हुई कि कोई है अभी इस परिवार का। आपका नाम क्या है? नीतीश राज। नीतीश राज जी। तो नीतीश जी, आप पिताजी का नाम क्या है आपके? श्री चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू। चंदा बाबू जी। चंदा बाबू, जो जिनका नाम आज पूरा देश जानता है, जिनके साथ जो हुआ, जो घटनाएं हुई। आपके साथ हमको एक पुलिस वाले भैया दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? ये सुरक्षा गार्ड में मिले हुए हैं। दिखाइए इनको। तो अभी इस सरकार में आपको सुरक्षा भी दी गई है? जी, 2004 से सुरक्षा में दिया गया था, लेकिन 2014 में जो है 6 महीने के लिए हटाया गया था। उसी में राजीव भैया के साथ घटना घट गया था। 2014 में राजीव भैया आपके वो तीसरे भाई जो चश्मदीद थे इस पूरी घटना के। जी जी जी। तो राजीव भैया के साथ क्या हुआ, पहले यही जानते हैं। राजीव भैया के साथ उनकी गवाही होनी थी 19 जून 2014 को, और 16 जून 2014 को उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। 14 जून 2016 जी 2014 जी। और ये कहाँ पर हुई थी? डीएवी कॉलेज मोड़ पे। डीएवी कॉलेज सिवान का एक सबसे भीड़ भाड़ वाला सबसे प्रसिद्ध चौराहा है। जी जी। तो वो क्या कर रहे थे, कहीं आ रहे थे, जा रहे थे, कैसे उनको गोली मार दी गई? कुछ वो माँ को पैरालिसिस मार दिया था दिसंबर में। तो उसके पहले वो अपना कारोबार गोरखपुर करते थे। माँ को पैरालिसिस मारने के बाद वो सिवान आए, और यहाँ देखे कि कोई करने वाला है नहीं, तो वो कहें कि हम नहीं तो हम सिवान में ही अपना काम कर ले रहे हैं। तो वो धीरे धीरे जनवरी से ही काम शुरू कर दिए। उसके बाद से 24 मई 2014 को उनकी शादी हुई, और उसी दरमियान उनका पेशी भी था 19 जून 2014 को। और ये चीज़ उस समय एक इलेक्शन भी हुआ था, जिसमें जो हम लोग के बॉडीगार्ड मिले थे, उसमें वो 6 महीने के लिए हटा दिए गए थे। और पापा भी मांगने गए थे कि हमको सुरक्षा का मुहैया कराया जाए, और उसी दरमियान भैया को 16 जून 2014 को गोली मार दी गई। मई में शादी हुई थी? 24 मई 2014। और 1 महीने बाद, लगभग 18 दिन बाद। 18 दिन बाद जी। तो आप अभी तो आप कहानी की शुरुआत है चंदा बाबू की और उनके परिवार की, जिसमें जो सबसे तीसरी कहानी है, जिसकी तो बात दुनिया करती ही नहीं है, दुनिया जानती ही नहीं है, वो कहानी नीतीश जी ने बताया कि इनके भाई की शादी हुई थी, और शादी के 18 दिन बाद इनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी एक चौराहे पर। डीएवी मोड़ है, सिवान का बहुत प्रसिद्ध है। तो ये तो हुई। नीतीश जी, उनकी हत्या की गई, क्यों की गई आपके बड़े भाई की? क्योंकि वो गवाही का प्रेशर था चारों तरफ से कि गवाही मत दो, लेकिन भैया जो दोनों छोटे भाई को देखे थे, वो कहें कि हम गवाही क्यों नहीं देंगे। और रहा बात कि पैसा का भी डिमांड आया था कि पैसा ले लो, कहीं कहो तो मकान ले लो, लेकिन कम से कम तुम गवाही मत दो। तो अच्छा। भैया यही कहें कि हम लोग को पैसा मकान क्या होगा, जब भाई नहीं रहे हैं, सब कोई परिवार में अस्त व्यस्त हो गया, तो हम लोग को पैसा से कोई अथी नहीं है।
और वो जो उनके सामने तेजाब से जला के मारा गया था दोनों भाई को, तो वो थोड़ा उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने दो भाई को ऐसे ऐसे करके मारा गया, तेजाब से जला के चाहे काट दिया गया। तो वो थोड़ा उनको अपने वो उनके जहन में था, वो जहन में जिंदा था था वो। हाँ कि मतलब मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, तो हम तो इसको मतलब आगे नहीं छोड़ेंगे। जैसे होगा वैसा कोर्ट के द्वारा हम इसको ऐसे करेंगे। तो आपके भाई को गोली मरवाने में किसका हाथ था, कुछ नाम वाम पता चला था? नाम क्या, पापा तो नाम भी दिए थे इसमें बीच में, उसामा साहब का। उसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं और अभी जी जी रघुनाथपुर जी विधानसभा जी। से तो उसमें आज तक क्या हुआ कुछ हम लोग को पता नहीं, कुछ अपडेट नहीं। कुछ अपडेट हम लोग को नहीं है, क्योंकि वो फाइल ही पता नहीं दब गया या फिर क्या हुआ। पापा गवाही मतलब अपना जो केस दर्ज कराए थे उसमें नाम दिया गया था, लेकिन पुलिस उसमें क्या की क्या नहीं की उसमें आज तक हम लोग को मालूम नहीं। आज तक पता नहीं चला जी नहीं। चलिए, ये तो दर्द की तीसरी कहानी थी। जी जो ये कहानी शुरुआत कैसे हुई थी? चंद्रा बाबू के जो आपके जो दो और भाई थे जिनकी तेजाब से हत्या कर दी गई थी, तेजाब से नहला दिया गया था, क्या हुआ था? यही नीचे का दुकान है ना वो? नीचे ये दुकान नहीं है, उधर कोने पे दुकान थी। कोने पे? जी। अच्छा। तो उसमें जैसे हम लोग का पहले जनरल स्टोर किराना का दुकान था, तो भैया के मोबाइल पे फोन आया था उस समय कि मेरे आदमी जा रहे हैं 2 लाख रुपया दे दो। किसका फोन आया था? वो फोन किसका आया था ये नहीं मालूम है, लेकिन नंबर जो आया था वो मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का ही नंबर था। अच्छा, उनके ही नंबर से फोन उनके आया ही था। नंबर से फोन आया था। उसके बाद से फिर भैया कहें कि पापा आज नहीं है, पापा कल आएंगे तो बात कर लीजिएगा। बस इतना ही बात के लेके यहाँ पे 20-25 आदमी पहुँच गए थे। उधर से यहाँ मारपीट शुरू होने लगी। मारपीट शुरू होने के दरमियान उसके से आते ही पापा जो कहे थे हम तो वही जानते हैं, हम तो यहाँ पे उस समय थे नहीं। पापा और भैया के बीच में लगभग 2 साल के बाद मुलाकात हुई घटना के बाद। उस समय 2004 में यहाँ पे आते ही लूटपाट शुरू हो गई। कौन उसका कहने लगे कौन सा यहाँ रंगदारी देश से मना कर रहा है, कौन यहाँ का बॉस हो गया है, ऐसे ऐसे तमाम तरह की बातें होने लगी थी। और उसके बाद से फिर नहीं हुआ तो उसके बाद से एक भाई गिरीश राज जो हैं उनको उठा लिया गया, और दूसरे भाई जो गलापट्टी में एक दुकान है वहाँ से एक भाई को उठा लिया गया, और तीसरे भाई जो राजीव रोशन भैया थे उनको शाम को लगभग 5 या 4 बजे के आसपास की गाड़ी से ही वहीं डीएवी कॉलेज से ही वहाँ से उठा लिया गया था उस समय। आपके जो दो बड़े भाई थे, एक को दुकान से उठाया गया, एक को गलापट्टी से उठाया गया, जी। उन दोनों के साथ क्या किया गया? वही दोनों भाई को उठा के प्रतापपुर ले जाके, प्रतापपुर जो उनका घर होता था, पैतृक गाँव जो उनका है, वहाँ पे ले जाके उन्होंने तेजाब से जला के मार दिया और नमक डाल के बोरे में दफना के फेंक दिया गया। तेजाब से नहलाया जी, मर गए वो, उनकी हड्डियां गली, उनको काटा गया जी, और नमक डाल के बोरे में फेंक दिया गया। ये भैया सब देखे थे ये सब चीज। अच्छा। और बड़े भैया तो ये कैसे बच के निकले? वो कैसे बच के निकले जब वो सब देख रहे थे? तो उनके चुंगल से किसी तरह निकल गए थे लगभग 6-7 दिन बाद। उसके बाद से छुपते छुपाते लगभग उस समय घर में कोई था नहीं, और मतलब माँ भी डर के मारे हट गई, हम भी गोरखपुर चले गए, माँ कहीं और चली गई, दीदी कहीं और चली गई, पापा थे नहीं यहाँ पे, पापा उस समय पटना थे। और हम लोग को 2 साल बाद लगभग मुलाकात हुई आपस में सब किसी को। और उसके बाद से वही पापा बताएं कि ऐसे ऐसे बात हुआ है घर में, और हमको तो कुछ पता नहीं है कि तुम लोग कहाँ हो। फिर हमसे पूछे माँ कहाँ है, तो उस समय हमको भी मालूम नहीं था कि माँ कहाँ है। फिर दीदी कहाँ है, तो किसी को कोई मालूम नहीं था। फिर पापा पता करते करते सब किसी को फिर आपस में मतलब हम लोग को संपर्क हुआ। ये कहानी है आपकी। फिर आप बच गए परिवार में। जी। माता जी को लकवा मरा आपने शुरू में बताया। जी। पिताजी का देहांत कब हुआ और कैसे हुआ? पिताजी को 2018 में पेट में दर्द शुरू हुआ, और पेट में दर्द होने के दरमियान उनको मतलब यहाँ सिवान में दिखाया गया, तो सिवान में डॉक्टर भानु प्रताप के यहाँ दिखाया गया, और भी जहाँ सदर अस्पताल दिखाया गया, तो ये लोग सीधे पटना रेफर मार दिए हैं, क्योंकि उस समय उनकी बीमारी का पता नहीं लग पाया। बाद में जब पता लग पाया तो उस समय मालूम हुआ कि उनको कैंसर जैसी एक बीमारी हो गई है। तो उस दरमियान हम लोगों ने
मंगल बाबा से देवता तुल्य हैं, जो उनसे फरियाद किया। तो फरियाद करने के दरम्यान उन्होंने कहा कि ठीक है, घबराइए नहीं, आप आइए यहाँ पे, हम दिखा देते हैं। उसके बाद से सारी देख रेख में, मंगल बाबा के देख रेख में पापा का जो भी इलाज हुआ, मंगल पांडे ने मदद की आप लोगों मदद की? किया, भगवान स्वरूप किस किस ने मदद की? वो बहुत जंगल राज का दौर कहा जाता है सिवान का। जी। आपकी कहानी तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार में जो भी जंगल राज के दरमियान घटनाएं हुई हैं उसमें सबसे दर्दनाक ये एक कहानी है। तो जब ये सब कुछ हो गया, बहुत मुश्किल से परिवार आप लोग मिले जुले, आप किसी ने मदद की जब आपके पिताजी केस लड़ रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे? नहीं, ये पॉलिटिकल कोई मदद नहीं किया। पॉलिटिकल में कहिए तो मंगल बाबा अभी तक मदद किए हैं, और कोई मदद करने। मंगल पांडे ने आपकी मदद की? मंगल पांडे आपको पापा को इलाज के दरमियान बहुत मदद किया। दर्शकों को बता दें कि मंगल पांडे फिलहाल सिवान विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं। जी जी बिल्कुल। तो सब कुछ हो गया। आपके पिताश्री का देहांत कब हुआ है, किस साल में? 16 दिसंबर 2020 को। 2020 को, यानी जो लॉकडाउन वाला, पहला लॉकडाउन वाला साल। उसी में। और आपकी स्थिति मुझे लग रही है कि आप चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है आपको। अभी तो मेरा पैर फ्रैक्चर किया था, अभी कटवा के जस्ट आ ही रहे हैं। प्लास्टर कटवाए हैं जी। तो चलने फिरने में क्या, हाथ से हैंडीकैप्ड है, पैर से भी हैंडीकैप्ड है। दिखाइए जरा इनकी स्थिति। जो पिता लड़ते रह गए, कानून से, अपराध से लड़ते लड़ते पिता चले गए, माँ चली गई, और एक जो व्यक्ति बचा है इस परिवार में, नीतीश जी हैं, जो आज हमारे सामने हैं और अब बात कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। तो नीतीश जी, कहानी तो हमने पूरी जान ली आपकी। जब आपके पिताश्री चले गए, आपके घर में अभी कोई है? हाँ, मैं, वाइफ है, बच्चे हैं। तो अभी भी डर लगता है आपको कि कहीं कुछ कोई? डर तो देखिए, जब तक आदमी रहेगा तब तक डर रहेगा। क्योंकि आप मीडिया से बात कर रहे हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा साहस का कदम है। मीडिया से तो देखिए, हम बात तो इतना दिन से नहीं किए थे, लेकिन फिर भी मतलब आदमी छुपते छुपाते जहाँ तक, कब तक बचा रहेगा। गिद्ध की नजर से कोई कब तक बचेगा? ये तो बात बिल्कुल सही है। फिलहाल आपके पास स्क्वाड भी हैं जो मदद कर रहे हैं। आपके बाल बच्चे भी हैं? जी, बेटी हैं, 3 बेटियां हैं। 3? जी। अच्छा, तो परिवार में अभी इकलौते आप हैं जी। और यही दुकान का जो आप जो नीचे है उससे किराया आता होगा, उसी से घर खर्च चलता है? उसी से घर खर्च चलता है। उसी से चलता है। सरकार ने आपको कुछ नौकरी वोकरी ऐसा कुछ ऑफर नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ कहीं से कुछ हमको ऑफर नहीं मिला। आपके पिताजी को तो सारे मंचों पर घुमाया गया। पिताजी अक्सर मंच पर दिखते थे, उनकी कहानी सबको इलेक्शन के वक्त तो बताई जाती थी, लेकिन सिर्फ वो कहानी तक ही थी। मदद, अभी मंगल पांडे आपकी मदद कर रहे हैं, चलिए एक पॉजिटिव एंगल है। इनके अलावा किसी ने मदद की? नहीं, इसके अलावा किसी ने नहीं मदद की। तो हाँ, आखिरी सवाल आपसे होगा कि ये जो तेजाब कांड हुआ था, ये किस साल की बात है? 16 अगस्त 2004। 2004, यानी कि बिहार में नीतीश सरकार जब आई 2005 में, जी, उससे 1 साल पहले की ये घटना थी। आप लोग भी आजकल आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके पहले जब आप जो इलेक्शन होता है तब आप लोग भी नजर आते हैं। हमारी मजबूरी है। मीडिया कर्मी से यही कहूंगा कि कम से कम, ठीक है, जिस निगाह से भी आप लोग हमको देखें, कम से कम बीच बीच में आके 1-2 बार खबर लेते रहे, कैसे है क्या है। ये नहीं होना चाहिए कि जब इलेक्शन आए तब हम लोग को मुद्दा बना दिया जाए, हम लोग के ऊपर। हम तो आपका दर्द ही हम लोग आए हैं तो हमें पता चला कि, मुझे मालूम नहीं था कि आप अभी हैं यहाँ पे, पर मुझे पता चला जब कि आप अभी हैं, तो आप हैं तो इस बात की खुशी हुई, लेकिन वो दर्द, वो सब पूरा दुनिया सहम जाता है ना, वो ऐसी घटना है। तो हमने तो सोचा कि आप हैं तो आपका जो भी हाल चाल है वो दिखाना चाहिए दुनिया को, इसलिए हम पहुंचे। बहरहाल सिवान में जब हम आएंगे तब तो हम जरूर आपसे बात करेंगे कि आप और आप परिवार किस स्थिति में है। और वोटर आईडी बनी है, वोट देना है आपको? हाँ, देना है। वोट देना है, और मुझे पता ही आप कहाँ देंगे, जिसकी बात कर रहे हैं उसको ही वोट देंगे। बात नहीं है, जिसको जहाँ समझ में आए। हाँ, दोनों प्रत्याशी हमारे बढ़िया हैं इस समय सिवान में, लेकिन जिसको जहाँ भी समझ में आए अपना दे सकता है, वो अपना मत का अधिकार है। बिल्कुल, हम ये नहीं कहेंगे कि आप इनको दीजिए उनको दीजिए, लेकिन जो जहाँ बढ़िया कैंडिडेट जिसको दिखे वो। परिवार के साथ ऐसी घटनाएं हुई, आप ऐसा होता है ना कि इंसान हार जाता है कि अब मैं थक गया हूँ, अब यहाँ से मेरा मन नहीं है आगे बढ़ने का। आपने कैसे अपने आप को स्टेबल रखा है अब तक? देखिए, आदमी हार गया, लेकिन आदमी के एक होता है कि अंदर से मनोबल टूटना नहीं चाहिए।
मनोबल तो टूट ही गया है, लेकिन पापा के भैया के न रहने के बाद से मतलब समझिए कि सारा मनोबल टूट गया था। फिर हम लोगों ने 4 साल कुछ नहीं किया। उसके बाद 2014 से लेकर 18 तक घर में ही थे। उसके बाद 18 में जाके हमने एक छोटा सा दवा का दुकान किया, और वही दवा की दुकान में आदमी जाता है मन बहलाने के लिए, कहिए तो चाहे जैसे भी हो। 1000, 1500, 2000 का बिक्री होता है और कुछ उससे अधिक नहीं होता। और यहाँ जो है हम अपने मकान में जगह होते हुए भी डॉक्टर यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि नहीं वहाँ पे हम नहीं बैठेंगे। क्यों? डर के मारे। कहिए तो चाहे जैसे भी हो। इस मकान में आने से लोग आज भी डरते हैं? आज भी डरते हैं। कितना डॉक्टर से बात किए तो नहीं बाबू वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। तो हम पूछते भी हैं क्यों, तो बस समझ जाओ कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। फिर बाद में किसी एमआर के द्वारा या किसी के द्वारा मालूम होता है कि डॉक्टर साहब डर गए हैं कि ना बाबू कह दो वहाँ पे हम नहीं आएंगे, दूसरा जगह रहेगा तो हम वहाँ पे चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे नहीं है। तो आप समझिए कि जो परिवार जो सर्वाइवर है एसिड कांड का, सिवान के एसिड कांड का, तेजाब कांड का, उनकी एक कहानी थी। और आप समझिए कि आज हम 2025 में खड़े हैं, जहां पर 20 साल पहले की, मतलब 20 साल हो गए, 21 साल हो गए इस घटना को। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, कानून व्यवस्था सही है, बढ़िया है, क्राइम कंट्रोल भी है, सिवान भी बेहतर हो चुका है पहले से। लेकिन लोगों के जहन में जो इस बिल्डिंग से जो खौफ है, ये जो घर है, इस मकान से जो खौफ है, जहां पर वो दर्दनाक घटना हुई है, तेजाब कांड की घटना, उससे लोग आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। लोग यहाँ पर आप इनकी स्थिति देख रहे हैं, इसके बावजूद लोग डरते हैं कि सबको अपना जान लगता है कि आज भी कुछ हो सकता है। ये स्थिति आज भी बनी हुई है। बहुत सोचने का विषय है। सरकार को देखना होगा कि जो हुआ सो हुआ। लोगों को भी जान समझना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, ना इनका कोई दोष है, ये तो विक्टिम है। आज इस हालत में परिवार 4-5 सदस्य हैं, उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन पूरे देश में, आपने बिल्कुल सही कहा, जब जब चुनाव होती है, तेजाब कांड की बात होती है, चंद्र बाबू को याद किया जाता है, उनके बेटों को याद किया जाता है। लेकिन क्या करें, क्योंकि चुनाव ही ऐसा दौर है, जब सरकार बदलने का वक्त आता है तो लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि किस सरकार में ये सब हुआ था। इस वजह से लोग ये बातें करते हैं बार बार, और जिस पर बीतती है वही जानता है, जो झेला है वही समझता है। मैंने इनकी कहानी सुनी, कहानी तो मैं जानती थी, लेकिन जो कहानी, जो बातें आज हमने सुनी, रोशन है ना तीसरे भैया आपके, जिनको डीएवी मोड़, राजीव रोशन, तो 2 बेटों की कहानी सब जानते हैं, लेकिन राजीव रोशन की कहानी आज मुझे कुछ अलग पता चला कि उनके साथ भी 2014 में ऐसा हुआ, जब राज्य में भी यही सरकार थी, महागठबंधन की सरकार बनी थी। अच्छा, जो थोड़े दिन के लिए बीच में महागठबंधन, उसी में ये खेला, उसी में 13 या 12 जून को महागठबंधन की सरकार बनी। 16 जून को भैया के साथ घटना घट गई थी, वही 3-4 दिन बाद। तो आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं, लेकिन जब राजद और जदयू का गठबंधन हुआ था उस समय, तो गठबंधन हुआ, नीतीश बाबू भले ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो क्राइम था, जो वो गठबंधन था, उसने अपना रूप वापस दिखा दिया। और उसी 6 महीने 1 साल के दरमियान जो चंदा बाबू के बचे हुए बेटे थे, जो शारीरिक रूप से सक्षम थे, जो परिवार देख रहे थे, उनकी निर्मम हत्या चौक चौराहे पर दिन दहाड़े कर दी गई। ये थी नीतीश बाबू की कहानी। और नीतीश बाबू की दर्दनाक कहानी हमें आज भी याद दिलाती है कि सिवान किस दौर से निकल कर खड़ा है। लेकिन फिर भी एक जो उसका डर है, वो आप सुन रहे हैं इनकी ही जुबानी। हम यही कामना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार, आपकी जो बचियां हैं, इतना नाम कमाएं कि जो चंदा बाबू और जो आपका परिवार जिसने झेला है, जो ये तेजाब कांड से उठ के आपकी बेटियां एक दिन बहुत अपने कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर बने, बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। और हम लोग तो यही चाहेंगे, यही कामना रहेगी। और ध्यान रखिए स्वास्थ्य का, परिवार का। फिर आएंगे तो जरूर मिलेंगे आपसे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इनके हिम्मत को सलाम, इनके जज्बे को सलाम। मैं ऋचा और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.